हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो लिप बोर्ड के आज के सेट में लाइव सेट में दिए गए थे उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कोडेड ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए देखा जाए इसमें क्या यूनिक है या क्या विशेष है जिसके वजह से इसको बनाने में डिफ़िकल्टी हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और मैं जो इसे सॉल्व करने के समय मॉक देते समय मैंने मिस्टेक किया वो ये था कि ये ऑपोजिट किया हुआ था। बी को ए से कोड कर रहा था, भले ही ए भी दिया हुआ है लेकिन ऑपोजिट कनेक्शन कर रहा था। इसी बात को गौर से पढ़ने के बाद इसको आसानी से किया जा सकता था। तो चलिए देखा जाए। F22I दिया है यानी कि I F से कनेक्टेड है। कैसे? तो यहाँ 22 दिया है, 22 डॉटर इन लॉ, यानी कि I इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F। I का जेंडर फीमेल हो गया, इसने किसी से मैरिड हुई होगी, तभी तो ये डॉटर इन लॉ है। I इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F। ठीक है। नेक्स्ट है I44O यानी कि O रिलेटेड है I से। कैसे? O इज़ द ब्रदर ऑफ I। O इज़ द ब्रदर ऑफ I करने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर्ड फिगर के अंदर O को बंद करेंगे तभी तो O I का ब्रदर हो जाएगा। ठीक है। अगला है O11S यानी कि S कोडेड है O से। S इज़ द सन ऑफ O। S इज़ द सन ऑफ O। ठीक है। अगला है S33Z यानी कि Z S से कोडेड है। Z इज़ द मदर ऑफ S। Z इज़ द मदर ऑफ S। इट मीन्स इसका मैरिज Z से हुआ होगा और Z मदर हो गई S की। अब जो पूछ रहा है स्टेटमेंट उस पर देखा जाए। I इज़ द आंट ऑफ S। I इज़ द आंट ऑफ S बिल्कुल है, ये दोनों भाई बहन हैं तो निश्चित रूप से I आंट है, इसका जेंडर भी फीमेल वाला है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, F इज़ द फादर इन लॉ ऑफ Z। F का कोई जेंडर फिक्स नहीं है, ये कौन सा जेंडर है, मेल की फीमेल नहीं पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगला S इज़ द ब्रदर ऑफ F। S इज़ द ब्रदर ऑफ F, ये रहा S और S के अगल बगल में कोई है ही नहीं, तो ब्रदर होने का सवाल ही नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का में जो आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा दोनों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है ए रिटेलर परचेज द बैच ऑफ गुड्स फॉर ₹7500 ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 10% of the goods were damaged. If the retailer wants to make a profit of 30% on the remaining goods, at what price should the undamaged goods be sold? तो यानी इसका मतलब ये रहा कि कोई खुदरा व्यापारी है जिसने 7500 रुपये में कुछ सामान खरीदा, कुछ माल खरीदा, और बनावट में डिफेक्ट होने के कारण 10% गुड्स लॉस हो गए। रिटेलर को फिर भी 30% का बेनिफिट कमाना है, तो उसे कितने वो एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड्स बी सोल्ड, यानी जो उसके पास अब बचे हुए गुड्स है जो अनडैमेज्ड है, डैमेज वाले तो लॉस हो गए, ठीक है, तो उसे कितने में बेचने चाहिए ताकि उसे 30% का ओवरऑल बेनिफिट हो। तो इसके लिए सक्सेसिव लगाएंगे, 7500 पर सक्सेसिव लगाएंगे। 10% का नुकसान हो रहा है तो 9/10 से मल्टीप्लाई करें, और 30% का बेनिफिट कमाना है तो 13/10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 कैंसिल करेगा इसे। 75 9 जा 765 होता है, इंटू 13 करेंगे, 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 7 जा 91 6, 97 का 7, कैरी 9, 13 6 जा 78 और 9 87, 8775 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हमने एनालाइज कर लिया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है कि इन अ कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इफ़ वन एम्प्लॉय
weighing 56 kg is added, then the average weight of the employee increases by 1 kg. If one more employee weighing 52.4 kg is added, then the average weight of the employees increases by 1.2 kg over the original average. What is the original average? What weight of the employees? Okay, तो ओरिजिनल वेट को हम W से इंडिकेट करते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय को N से डिनोट करते हैं, और इसके माध्यम से जो इक्वेशंस बन सकते हैं उसको बनाया जाए. ठीक है, जो दिया है अकॉर्डिंगली किया जाए. सबसे पहले दिया है कि जितने भी सर्टेन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे उसमें से एक आ रहा है 56 kg वाला, तो जो एवरेज वेट है उसमें 1 kg की बढ़ोतरी हो रही है. तो इसी स्टेटमेंट में पहले n होगा नंबर, तो W वेट वाले होंगे तो ओवरऑल इनका वेट NW हो जाएगा. इसमें ऐड हो रहा है एक 56 वाला, और ये इनका नंबर था n, एक के ऐड हो जाने से n में एक के बढ़ोतरी हो गया, n+1 हो गया. इक्वल में क्या हुआ, तो वेट में भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है, कितनी की? 1 kg की. इसको सॉल्व करेंगे, NW प्लस 56 इक्वल्स में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो N प्लस W प्लस 1 प्लस NW छूट गया था, यह आएगा. NW कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे N प्लस W इक्वेशन बन जाएगा. 1 इधर को जाएगा, 56 से माइनस कर जाएगा, और कितना हो जाएगा? 55. तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. दूसरे इक्वेशन को करने की कोशिश करते हैं. अगेन NW वेट होगा, एक और बंदा आ रहा है, एक और एम्प्लॉय जुट रहा है. 52.4 kg वेट है इसकी, पहले वाले की 56 थी, दोनों जुटकर 108.4 हो जाएंगे. पहले N थे, अब दो जुट गए. इक्वल में जो एवरेज वेट है उसमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? 1.2 की. तो 1.2 लिखते हैं. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए. ये NW है, तो NW प्लस 108.4 इक्वल्स में ये N जाएगा उधर, NW हो जाएगा. फिर ये N 1.2 से गुणा करेगा तो 1.2N, फिर ये 2W से गुणा करेगा 2W, और ये 1.2 से गुणा करेगा तो 2.4 हो जाएगा. ये 2.4 108.4 को कम करेगा तो 106 के बराबर मिलेगा. NW से NW कट जाएगा. यहाँ पे 1.2N प्लस में 2W जो होगा 106 के बराबर मिलेगा. ये दूसरा इक्वेशन है. यहाँ पर हम लोग W को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2N मिलेगा, 2W मिलेगा, 110 मिलेगा. इनको माइनस कर दिया जाए तो 106 में से 110 गया -4, और ये 2W से 2W कैंसिल. 1.2N से -2 कम हुआ, कितने बचेंगे? 0.8 N माइनस में. इधर ये माइनस में था, माइनस माइनस कैंसिल हो गए. ये N का जब ये 0.8 जो है 4/5 के रूप में लिखा जा सकता है. जब इधर को जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल, बचेंगे कितने? 5. N की वैल्यू 5 आ गई. अगर यहाँ पे N की वैल्यू को 5 रखते तो W कितना हो जाएगा? 50. तो आवर आंसर वुड बी 50 kg. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ. ये तो काफ़ी इजी था, मैंने सिल्ली किया, बट आई एम गोइंग टू रिसॉल्व दिस. ओके, यहाँ पर हम लोग πr² - r² का फॉर्मूला लगाते हैं. जब भी ऐसा फिगर बने और इस वाले एरिया
इस वाले स्पेस का एरिया निकालना हो तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। 22/7 पाई की जगह पे रखेंगे। r² माइनस r² का मतलब हुआ ये 150 है तो 75 होगा 75 और वो 2.5 बढ़ेगा तो एक बार वो कितने होंगे 152.5 होगा और एक बार 2.5 होगा, यानी 305/2 और 5/2। 2 से 11 बार में कट गया और कुछ नहीं कट रहा है तो 11 5 जा 55, 55 5 जा 275 और 2 पर गया 11 5 जा 55, 3 जा 165 और 2 167। इसको 14 से डिवाइड किया जाएगा तो यह अप्रॉक्सीमेटली 1200 के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 12 168 होता है और 168 के पास इसकी वैल्यू जा रही है और आंसर मस्ट भी 1200 स्क्वायर मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो रूट मेथड ही है इसको करने का। इसमें आपको याद होना चाहिए कि अगर ए बी और सी ये तीनों जोड़ने पे 180 मिल जाए तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस में कॉट बी इंटू कॉट सी इंटू कॉट सी इंटू कॉट ए, ये 1 के बराबर होता है, इसलिए आंसर हमारा 1 होगा। दैट्स इट, थैंक यू।